शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इसमें वायुमंडल के अन्य भागों की तुलना में ओजोन की उच्च मात्रा होती है। हालांकि समताप मंडल में अन्य गैसों की तुलना में ये कम है और ये खास तौर पर समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है और इसी ओजोन परत के संरक्षण के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसके अलावा आज के इस दिन के बारे में विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग से डॉक्टर मुक्ता जोशी, वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर कृतिका पडलिया, रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे और वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग से डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा और इनके साथ हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा। तो विश्व ओजोन दिवस के मौके पर ये अपनी पूरी जानकारी आज की लेकर आ रहे हैं। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया। अब सवाल यह उठता है कि हमें यह दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और करीब 45 अन्य देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे ताकि ओजोन परत को खत्म होने से बचाया जा सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही परिणाम है कि आज रेफ्रिजरेटर, एसी और अन्य उत्पादों से निकलने वाले ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सका। वर्ष 2018 में किया गया ओजोन संरक्षण का नवीनतम वैज्ञानिक आकलन दर्शाता है कि वर्ष 2000 के बाद से ओजोन परत के कुछ हिस्सों में प्रति दशक 1 से 3% की दर से सुधार हुआ है। ओजोन परत संरक्षण प्रयासों ने वर्ष 1990 से 2010 तक अनुमानित 135 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और समकक्ष गैसों के उत्सर्जन को रोककर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान दिया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय थीम जारी की जाती है जो कि साल दर साल बदलती रहती है। इस वर्ष का विषय दूसरे वर्ष दोहराया नहीं जाता। इस वर्ष यानी 2022 की विश्व ओजोन दिवस की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, अर्थात पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो आइए जानते हैं विश्व ओजोन दिवस के विभिन्न पहलुओं के बारे में। आज की इस चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे, जंतु विज्ञान विभाग से डॉक्टर मुक्ता जोशी, वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग से डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा और डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा तथा वनस्पति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर कृतिका पडलिया। अब मैं डॉक्टर रुचि जी से आग्रह करती हूँ कि वे ओजोन के विषय में विस्तार से बताएं। जैसे कि कृतिका जी ने बताया कि ओजोन का उद्देश्य क्या है, ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, हमारा ओजोन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ओजोन क्या है। ओजोन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसे पहली बार 1839 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शानबीन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया था। मुख्य रूप से यह ऑक्सीजन के द्वारा बनाया हुआ एक घटक है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। इसमें मुख्यतः 3 ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं जो कोवेलेंट तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो किसी भी समय समताप मंडल में बनते व नष्ट होते रहते हैं। ओजोन प्राकृतिक रूप से बनने की तुलना में
तेजी से नष्ट होने की क्षमता रखता है। अधिकांश ओजोन पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को हम समताप मंडल कहते हैं और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% भाग यहाँ पर पाया जाता है। अब हर किसी तथ्य का एक पक्ष तथा एक विपक्ष होता है। उसी तरह से ओजोन भी दो प्रकार की होती है, एक गुड ओजोन, दूसरी बैड ओजोन। गुड ओजोन हम उसे कहते हैं जो मुख्यतः प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय भाग, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, वहां पर सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। या हम गुड ओजोन उसे भी कह सकते हैं जो मानव निर्मित रासायनिक, जिसे हम ओजोन क्षयकारी पदार्थ शॉर्ट ODS कहा जाता है, के कारण ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ में CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं HCFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। इसी तरह द्वितीय प्रकार की जो ओजोन है वो है बैड ओजोन। बैड ओजोन जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, में ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारें, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और सतही स्तर का ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक के रूप में सामने आता है। अब आपके सामने आ रही हैं डॉक्टर मुक्ता जोशी, जो ओजोन के विषय में आपको प्रमुख जानकारी देंगी। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लगभग सभी मानवीय गतिविधियां इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में एक परत केंद्रित है, जिसमें ओजोन अणु लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। इसी परत को हम ओजोन परत कहते हैं। अब हम जानेंगे ओजोन परत के मुख्य कार्यों के विषय में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों और अन्य हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह परत मनुष्य और जीव जंतुओं को इन किरणों की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है। यह परत फसलों को हानि पहुंचाने से बचाती है और धरती के वायुमंडल के तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। अब जैसे हमारा आजकल का मुख्य विषय देखने को मिल रहा है कि ओजोन डे हमको मनाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मुख्य कारण है ओजोन छिद्र। अब हम आपको बताते हैं कि ओजोन छिद्र है क्या। ओजोन छिद्र अगर हम देखें तो यह तकनीकी रूप से एक छिद्र नहीं है जहां कोई ओजोन परत ओजोन मौजूद नहीं है। वास्तव में दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में असाधारण रूप से ओजोन समाप्त का एक क्षेत्र है जहां पर ओजोन की कमी देखने को मिल रही है, जो अगस्त से अक्टूबर की शुरुआत में होता है। अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों द्वारा उपग्रह द्वारा जो ओजोन के दैनिक छवियों को अगर देखें तो ओजोन का क्षरण मानव निर्मित यौगिकों से हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से क्लोरीन और ब्रोमीन है। इस वर्ष नासा के सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखा गया है कि ओजोन होल जो है अपने एक चरम पर पहुंच चुका है, जिसका लगभग 9.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी कि 24.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र इसका लगभग डिप्लीट कर चुका है। मोटे तौर पर अगर हम इसको देखें
तो यह उत्तरी अमेरिका के आकार के बराबर होगा। अब मैं बताना चाहूंगा आपको ओजोन के डिप्लीशन के बारे में, यानी कि ओजोन रिक्तीकरण। जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। समताप मंडल में हटाए जाने से पहले एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन प्राकृतिक रूप से बनने की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट हो सकता है। समताप मंडल में तीव्र अल्ट्रावायलेट प्रकाश यानी कि यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर कुछ यौगिक क्लोरीन या ब्रोमीन छोड़ते हैं। ये यौगिक ओजोन रिक्तीकरण में योगदान करते हैं, यानी कि ओजोन डिप्लीशन में अपना योगदान करते हैं और ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि ओडीएस कहलाते हैं। क्लोरीन छोड़ने वाले ओडीएस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि हैं। हालांकि ओडीएस पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित होते हैं, लेकिन अंततः उन्हें एक प्रक्रिया, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया में समताप मंडल में पहुंचते हैं, जिसमें 2 से 5 वर्ष तक का समय लग जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य कई देशों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके फलस्वरूप सीएफसी और अन्य प्रकार के ओडीएस का वैश्विक उत्पादन, जो कि तेजी से बढ़ रहा है, इसको कम किया जा सके और जो हमारा तेजी से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ तथ्य पेश करूं तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट ओजोन स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो माउंट पिनाटुबो के 1991 में विस्फोट से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन सांद्रता में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसने बड़ी मात्रा में छोटे कणों को उत्पादन किया, जिन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। ये एरोसोल्स ओजोन को नष्ट करने में क्लोरीन की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं और समताप मंडल में एरोसोल का एक सतह बनाते हैं, जिस पर सीएफसी आधारित क्लोरीन ओजोन को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हैं जो ओजोन लेयर को हमारे प्रभावित करती हैं। इसके आगे मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या प्रभाव हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। धन्यवाद कृष्णा। हमारे कई सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन परत यदि पृथ्वी पर नहीं हो, ओजोन परत के बिना पृथ्वी पे जीवन जीना ही संभव नहीं है, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओजोन परत के सुरक्षित नहीं होने से पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्वयं हम और हमारे जो समुद्री जीव जंतु हैं के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ओजोन परत की कमी से सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिसकी वजह से जीवन यापन के लिए जो आवश्यक आपके जो भी इकोसिस्टम आपका बैलेंस बना के रखता है वो बिगड़ रहा है, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। अभी हम कई समय से देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिकेड्स की मैं बात करूं तो हमारा जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। सर्दियों की तुलना में गर्मी अधिक होने लगी, बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, कभी भी बारिश का हो जाना, उसकी क्वांटिटी का बढ़ना, सर्दियों में अनियमितता का आना, जैसे पहले बर्फ गिरा करती थी अब नहीं गिर रही है, तापमान के बढ़ने से हिमखंड जैसे ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होने शुरू हो गए, हिमखंड पिघलने शुरू हो गए। तो ये सब आपका जो कारण है वो है ओजोन परत के क्षय होने की वजह से। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है मानव के स्वास्थ्य पे। मानव के स्वास्थ्य पे इसका असर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ओजोन परत की कमी से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विकिरण है, जैसा अभी चर्चा में आपने सुना कि इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा त्वचा का कैंसर और आंखों की बीमारियां। अभी अगर हम आजकल के परिवेश में देखें, वर्तमान परिवेश में देखें, तो आपको सबसे ज्यादा कैंसर रोग के रोगी मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको आंखों की बीमारियां, छोटे बच्चे से लेकर के 80-90 साल के बुजुर्ग तक आंखों की बीमारियां बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? एक तो हमारा रहन सहन, और दूसरा हमारा जो प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तीसरा हमारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ओजोन परत का क्षय होना, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियों हम तक पहुंच रही हैं। अल्ट्रावायलेट विकिरण पौधों की शारीरिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पौधों के रूप में परिवर्तन होता है और उसके पोषक तत्वों की
कमी आदि देखी जाती है। यदि पौधों में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो अपना जीवन सुचारू रूप से उनका नहीं चलेगा। तो पौधों पर डिपेंड होने वाले जितने भी हमारे खाद्य श्रृंखलाएं हैं, वो चाहे जीव जंतुओं से जुड़ी हैं, चाहे वो समुद्री जंतुओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमसे जुड़ी हुई हैं, तो वो सभी क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। यानी सीधे सीधे एक हरे पौधे सुचारू रूप से अगर वो उग नहीं पा रहा है या उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चेंज होगा। किसी भी जलीय तंत्र की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो खाद्य श्रृंखला है, उसका जो आधार होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के संपर्क में आते हैं तो इनकी गतिशीलता और क्रियाशीलता दोनों प्रभावित होती हैं और इनकी जो जीवित रहने की दर है वो कम हो जाती है। जीवित रहने की दर कम हो जाती है मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाते हैं। तो जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं निर्भर करेंगी, समुद्र के अंदर की 90% खाद्य श्रृंखलाएं इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड करती थी, तो वो अब नेचुरली उनमें बैलेंस बिगड़ेगा। तो यानी किसी एक के खत्म होने से पूरे का पूरा हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो नेचुरली जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमारे नेचर में चल रही थी वो भी इसमें डिस्टर्ब होंगी। अभी हमारी चर्चा में बात हुई थी कि 2 तरह की ओजोन होती है, गुड एंड बैड ओजोन। तो हमने एक चर्चा में सुना था कि ग्राउंड लेवल ओजोन होती है और एक हायर लेवल ओजोन होती है। तो जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है ये सबसे अधिक व्यापक वायु प्रदूषकों में से एक है। अब ये जो ओजोन है, जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है, ये डायरेक्टली हमारे वाहनों से नहीं आती। ये जब आपके अन्य प्रदूषकों के साथ मिक्स होती है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ, कार्बनिक यौगिकों के साथ, जब सूर्य की रोशनी में ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये ओजोन बनती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है। पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं तो पत्तियों के छिद्रों में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग आपने सुनी है, उस दौरान ये ओजोन प्लांट के टिश्यू को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण की प्रोसेस में ये प्लांट के टिश्यूज को डैमेज करती है। तो ये था कि क्या क्या अगर हमारी ओजोन लेयर को नुकसान होगा या इसी रेट से ये ओजोन छिद्र बढ़ता गया, हमारी लेयर डिप्लीट होती गई, तो क्या क्या हो सकता है या क्या हो रहा है। अब हमें सोचना होगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि इन नुकसान से इसको बचाने के लिए, यानी ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन की जो परत है उसको बचाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयास, यानी हमने इस बैड ओजोन को बनने नहीं देना है, तो अधिकतम आबादी वाले क्षेत्रों को पेड़ों की व्यापक खेती के लिए हमें जागरूक करना होगा, जिससे उन जो पदार्थ हैं या स्रोत है उसको कम किया जा सके जिससे ओजोन डिप्लीट हो रही है। दूसरा, हमें धीरे धीरे जैविक उत्पादों की तरफ जाना होगा। अगर हम इसी रेट में फर्टिलाइजर्स को यूज करते रहे, केमिकल्स को यूज करते रहे, तो हमारा पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। पॉल्यूशन लेवल अगर बढ़ेगा तो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से कोई नहीं बचा सकता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हायर लेवल पे हमारा जो भी स्ट्रेटेजीज बनती हैं किसी भी चीज को करने के लिए, उससे बेटर है कि हम क्षेत्रीय लेवल पे उसको करें, यानी क्षेत्रीय स्तर पे करें। छोटे लेवल से अगर हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं की अगर हम पहचान करेंगे तो निराकरण भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बड़े लेवल पे करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों का अवेयर होना। हमें सोचना होगा कि एरोसोल उत्पादों को कम से कम खरीदा जाए, क्योंकि एरोसोल जितने भी उत्पाद होते हैं वो CFC उनमें होती है। तो अगर CFC होगी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर होगी तो नेचुरली ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 1990 के दशक के जितने भी चले आ रहे रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रीजर हैं, एसीज हैं, इनमें CFCs हैं, तो इनको यूज को थोड़ा कम करना होगा। और अगर हम अपने देश की बात करें, यानी भारत जैसे विकासशील देश की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमें कंट्रोल करना होगा एयर पोल्यूशन को, यानी हम निजी वाहन ड्राइविंग को सीमित करके हमें पूलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी यह कहना चाहिए कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना होगा। जो हम प्लास्टिक्स या रबर वगैरह हम ऐसे जला देते हैं तो उनको जलाने से रोकना होगा किसी भी तरह से, चाहे हम उसको रिसाइकिल करें। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। आगे की चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर टमटा को। तो मित्रों, जैसा कि आज हमने जाना कि ओजोन लेयर क्या है और ओजोन क्या, अपने विस्तार पूर्वक विभिन्न चरणों को विभिन्न वक्ताओं के द्वारा आपने जाना। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। पृथ्वी के बारे में जैसे हम बताएं तो पृथ्वी पर जल, अग्नि और वायु होने के कारण यह ग्रह सबसे अनमोल है। लेकिन हमारी यानी कि मनुष्य जाति की वजह से जो संकट आज इस पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ है,
यदि समय रहते इसका कोई उपाय नहीं निकाला जाता तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसके सूक्ष्म रूप से प्रमाण आजकल की हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम पृथ्वी को इस भयानक संकट से बचाना चाहते हैं तो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 2022 पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पृथ्वी और वातावरण को बचाने के लिए हर संभव जो भी छोटे से छोटे प्रयास हों वो करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।